बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, जिसका इंतज़ार था वो तारीख आ गई। हमने इत्तेफाक में बरकत के हवाले से तो बहुत सुना था, अब इलेक्शन भी इस इत्तेफाक के नज़रिए के तहत हमारे सामने आ गया। पहले ना करते रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, फिर फाइनली सदर पाकिस्तान से उन्होंने मुलाकात भी कर डाली और आम इंतखाबात पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 को होंगे। अभी तक ये तारीख हमारे सामने आ गई है, मगर मैं इसे क्वेश्चन मार्क के साथ आमिर साहब के सामने रखूंगी। इसके साथ साथ सोलो फ्लाइट की ख्वाहिश किस सियासी जमात की है और कौन से नए सियासी इत्तेहाद जो हैं वो बनने जा रहे हैं, किसके रास्ते की दीवार कौन बनेगा, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी सियासी पोजीशन क्या है, पॉइंट स्कोरिंग क्या है, किसका इत्तेहाद किससे बन सकता है, सूरत हाल किस तरह से बदल सकती है, एक मुकम्मल डिटेल एनालिसिस जो है वो आमिर साहब का शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ सरकारी बाबुओं की जो तनख्वाहें हैं उनमें बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। निगरान हुकूमत की अफसरान आला पर नवाज शाद का ये सिलसिला जारी है, थमेगा कहाँ पर? क्या हमारे खजाने में इतना पैसा मौजूद है कि ये अल्ले तल्ले या शाह खर्चियाँ किया जा सके? इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, फाइनली मुबारक दूं या मैं सवाल ही आपके सामने रख दूं, जो आपको बेहतर लगे। वैसे तो मुबारकबाद देनी चाहिए कि फाइनली एक तारीख आ गई है हमारे सामने। जी, तारीख आ गई है और जब मसले का हल निकलना होता है तो अदालतें जब करवाना चाहें तो आज देखें ना, वो जो कहते हैं यूँ चुटकी मारी, उन्होंने कुछ घंटे लगाए हैं और घंटों से भी कम टाइम लगाया है। उनका जाएं इम्प्लीमेंट करवाएं और वो काम हो गया जो है। तो ये 1 साल से ये बहस चल रही थी, ये तमाम अदालतें, वकला, मीडिया, सियासतदान, टॉक शोज़, ये एक लामुतनाही सिलसिला चल रहा था एक बहसों का। वो सिर्फ इसलिए हो रहा था और तमाम लोग मादर पिदर आज़ाद, आइन शिकनी इसलिए हो रही थी कि अदालत असर्ट नहीं कर पा रही थी। और अदालत इसलिए असर्ट नहीं कर पा रही थी कि अदालत मुनक़सिम थी। अब उनकी तकसीम शुक्र है कि वो कम हो गई है, ख़त्म हो गई है तकरीबन। तो ये फ़ैसले देखें, वो मैं कल ही मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कह रहा था कि आप देखिएगा ये फ़ैसले जब होने होंगे, अदालत चाहेगी तो वो करवा लेगी। उन्होंने कहा जी ये बाद में तशरीह करेंगे बाकी चीज़ों की, मगर पहले तो ये 90 दिन की तो बहस ही ख़त्म करें। तो ये बहस थी ही नहीं और उसके अंदर जो है अभी भी लोगों की जो है ईगोस आ गई थी लोगों की। उन्होंने अपने इसको इज्जत नफ्स का बना लिया था मसला। अभी भी फॉर एग्जांपल आज बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतना कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। बड़े बड़े इलेक्शन हुए, कंट्रोवर्सीज रहीं, ये रहा, मगर इलेक्शन कमिश्नर पे इस तरह मरकूज हो के सारी ये जो धांधली, अभी इलेक्शन हुए नहीं है मगर ये पहले ही इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। तो फिर जो आप कह रही हैं मुबारकबाद देना, तो ये जो मर्जी देख लें, इनके होते हुए जो भी इलेक्शन होगा उसको कोई और भी बड़े सवालात हैं, मगर ये तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हैं। कोई इनकी जगह पे कोई भी शरीफ आदमी होता। आज मैं सुन रहा था इनके सेनेटर जो हैं JUI के, वो कह रहे थे, कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेट में कह रहे थे, उनके जनाब जिस तरह के स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने सदर के मतलब जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसके बाद सदर को अगर उनमें वो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, तो बिल्कुल उनको भी अगर करना चाहिए। तो इलेक्शन कमिश्नर के मतलब तो मैं अभी पढ़ता हूँ थोड़ी देर बाद कि बहुत ही खौफनाक किस्म की स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, तो इनको भी खुद ही चले जाना चाहिए। और आज भी आप बताइए, अभी मीडिया में स्टोरीज चल रही थी कि ये हुआ कैसे कि 8 फरवरी की तारीख कैसे आई। उनका जी 11 तारीख उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी प्रपोज किया था कि जो रिटर्न लेटर दिया गया और अदालत के सामने भी 11 की वो कहा गया था कि मोस्ट लाइकली उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तजवीज़ दी गई वो 11 की दी गई थी। सदर साहब ने कहा कि अगर 29 के बाद आप पहले ही कह रहे हैं तो 4 की बात की। तो उन्होंने कहा जी वो जो नारकली के अंदर जिस तरह बाज़ार में तौलिए नहीं बिकते, ना आपकी ना हमारी दरमियानी रास्ता, तो उन्होंने कहा जी ना ताड़ी ना साड़ी, 11 और 4 के दरमियान 8 पे फैसला करें और बात ख़त्म करें। तो 8 पे इस तरह फैसला हुआ। अब ये देखें, ये इस तरीके से बात की बात हो रही है, इलेक्शन। और फिर वो जो बात की जा रही थी, फिर वो कहाँ गई लॉजिक जो आज अदालत के अंदर भी कही गई थी कि 29 तारीख को, 29 जनवरी को उन्होंने कहा जी सारा प्रोसीजर ख़त्म होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है इतवार है 4, छुट्टी की बात बताई जा रही है कि छुट्टी वाले दिन करवाना है। तो 4 और 4 के बाद 11 है।
ये लॉजिक दी जा रही थी। तो फिर 8 हुआ, गालबन जुमेरात बनती है, तो अभी वो फिर क्या ये इतवार के लिए लॉजिक भी खत्म हो गई। तो वाकई जो है छुट्टी क्यों नहीं दी जा सकती? यहाँ ईद पे 5-5, 7-7 छुट्टियां दे दी जाती हैं पूरे हफ्ते की। और ये कि जी एक दिन के, मैं सुन रहा था कुछ हमारे टॉक शोज पे ये कहा जा रहा था कि जी वर्किंग डे ज़ाया हो जाएगा। या वर्किंग डे का कोई इतना एहतराम या इतनी सेक्टिटी है ही नहीं है, किसी को परवाह नहीं। लोग खुश होते हैं कि चलो जनाब छुट्टी हो गई, एक और छुट्टी होगी। मेरी खुशी की वजह यह कि जुमेरात को मैं पैदा हुई थी। चले आगे बढ़ते हैं। चले, ये तो मुझे पहले भी शक था वैसे कि आप जुमेरात की पीरों फकीरों का दिन होता है आमिर साहब, अच्छी बात है, अल्लाह करे वो दिन अच्छा साबित हो पाकिस्तान की सियासी तारीख में। मैं भी दुआ करता हूँ कि आप जब पैदा हो ही गई हैं तो जुमेरात को इलेक्शन इसलिए बड़ा ये एक पॉजिटिव ओमेन इससे मैं कहूँगा कि ये है। तो बहरहाल मैं जो है सीरियस नोट ये है कि आज जो ऑब्जर्वेशंस थी वो बड़ी खौफनाक थी। जो सबसे ज़्यादा 2 बहसें हैं ना इस वक्त जो चल रही हैं, जो आइंदा के सवाल हैं, एक तो ये कि अभी भी फॉर एग्जांपल कुछ टीवी चैनल्स पे ये बहस चल रही थी कि जनाब ये डिटरमिन अभी अदालत ने करना हुक्मनामे में नहीं है, मगर ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जनाब ये अनाउंसमेंट का इख्तियार जो है ना वो सदर का है। जो ऑब्जर्वेशंस मैं पढ़ देता हूँ उसके अंदर, तो मगर अभी हुक्मनामे के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल वाजे अपने जो जब ये लेके जाएंगे तो उम्मीद ये है कि अदालत जो है वो एक्सप्लेन कर देगी ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो होता रहा है माजी के अंदर उसका दोबारा बहाम ना रह जाए। और दूसरी एक वो है कि जब ये मान लिया गया और बड़े सख्त अल्फाज जो है ख़ासतौर में जस्टिस मुल्ला ने जो कहा है कि बादिन नज़र में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर तीनों जिम्मेदार हैं। तो इलेक्शन कमीशन का तो बिल्कुल वो बाकी भी मैं पढ़ता हूँ तो उनका भी तो है कि आप देखें कि पहले जो ये फैसला तो 90 दिन का, चलो कल अनाउंसमेंट हो जाएगी ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट के लिए। वो जो पिछले 90 दिन के 8-9 महीने हो गए हैं सूबे की इलेक्शन के, उसके अंदर तो मर्दनशुमारी का भी नहीं इशू था। उसके अंदर जो पिछली हुकूमत करके गई भी है, तो 2 चीज़ें अभी देखनी है, 2-3 चीज़ें मज़ीद। 1 कि इसका क्लियरली ऑब्जर्वेशंस में तो अदालत ने कह दिया कि ये सदर का इख्तियार था। आया ये जब रिटन ऑर्डर आएगा, कंप्लीट ऑर्डर आएगा, तो वहाँ पे इस चीज़ का भाम हमेशा के लिए दिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम ये बहस ना की जाए। मैं बाकी निकात की तरफ भी आती हूँ। मुझे वेलकम करने दीजिए माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी चौधरी साहब, मैं ये मुझे कह रही थी कि खुशी मना रही थी कि मुबारक हो कि फाइनली ये इलेक्शन की डेट का फैसला हो गया है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि आप डे 1 से जो ये 90 दिन की बात कर रहे थे और बड़े ही आपने जलाली तरीके से इस कॉज को लड़ा भी। और ये हम पिछली अदालत से चाह रहे थे कि पिछले चीफ जस्टिस साहब ये करें, आपकी बहुत कोशिश थी मगर ना हो सका। फाइनली जब होना था, मैं आपकी ज्वाइन करने से पहले कह रहा था कि चुटकी बजा के हुआ, घंटों के अंदर ये फैसला हो गया। तो क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो है कि पता लगा है कोई चीफ जस्टिस आया, समझिए। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। पता लग गया है कि कोई चीफ जस्टिस आके बैठ गया है अपने मंतब और रियासत के तमाम इदारे उसको मजबूर हो गए हैं उसकी हर्फ पे पूरी तरह अमल करने पे। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो 2 मरतबा इसको बुलाया सदर मुमलिकत ने, ये अपने आप को सदर से भी ऊपर समझता रहा है। ये इसको खबर नहीं क्या रऊनत है इसमें। इसके होते हुए मैं आपको बता दूं एक और बात शुरू कर, इसके होते हुए इलेक्शन फेयर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ हो ही नहीं सकते, फ्री एंड फेयर। मैं चौधरी साहब आपकी बात कह रहा हूँ, ऐड कर दूं कि आज भी ये बताया जा रहा था कि जब सदर की तरफ अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन वहां पे जाए तो उनकी कोशिश थी कि सेक्रेटरी चले जाएं। तो वहां से फिर ये बताया जा रहा है कि सदारती महल से फिर ये कहा गया कि नहीं जनाब आपको खुद आना है, प्लीज जारी रखिएगा। ये सदर मुमलिकत जब इनवाइट करते हैं ना, जब मतलब ये हम तो बरतानिया से ये लेते हैं ना, जब कोई बादशाह का या सदर हेड ऑफ स्टेट की तरफ से इनविटेशन आता है आपको कि आप 23 मार्च की रिसेप्शन में आए, तो उसको समझा जाता है कि वो एक हुक्म है, एक दावतनामा नहीं है पर हुक्मनामा है। इस कदर सदर की ताज़ीम की जाती है। भाई आपको
आपका वो अगर इख्तलाफ है आपको देखें, अगर आपकी स्क्रीन पे देखें कितना जेब में हाथ डाल के वो ईवान सदर से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये इसका एक कैजुअल डिमीनिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ही इज। और फिर इसकी वजह से मैं आपको बताऊं इनकी ड्यूटी क्या है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराना, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है कि इसकी जिम्मेदारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी ड्यूटी है, इसका फर्ज है इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कराना। इलेक्शन अगर 90 दिन में आइन कहता है तो इसको कराने हैं। इसने जो तकरीबन 1 साल से पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से पे पंजाब और पख्तूनख्वा पे इसने बिल्कुल ना जायज ना गैर कानूनी हुक्मरान बिठाए हुए हैं, वो इसकी वजह से ही बैठे हुए क्योंकि इसको तो इख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके इलाके में, उसके सूबे में या वफाक में ही बिकम्स द चीफ एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 218 और 224 अगर आप पढ़ें, एवरी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज बाउंड टू ओबे, वो पाबंद है इसकी हिदायत मानने की, हर एग्जीक्यूटिव, नॉट जुडिशियल अथॉरिटी बट एवरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाता है और इसको अगर फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि मैं 22 अरब नहीं आपको दे सकता हूँ, ये उससे ले सकता है और वही फाइनेंस मिनिस्टर 3 महीने बाद अपने MNAs को कोई 98 अरब रुपए देता है कि 980 अरब रुपए देता है, बांटता है। तो ये उससे पूछ सकता था कि आप बताएं आपने मुझे क्यों इनकार किया 21-22 अरब के देते। तो इसने कुछ नहीं किया, ये साथ चलता रहा और वो गैर कानूनी काम को होने देता रहा। उससे नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि इलीगल हुकूमत यहाँ चलती रही है और इलीगल हुकूमत इलीगल इखराजात करती रही है। ये पाकिस्तान के आइन का पहला हरफ है, पहला जुमला जो है वो है वेयर एज सॉवरेनिटी बिलोंग्स इन टू ऑलमाइटी अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव, नॉट नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनेटेड ऑफिसर्स लाइक द निगरान। ये नॉमिनेटेड है, ये चोजन नहीं है। लेकिन वो वजीर आजम अपने आप को निगरान वजीर आजम अपने आप को वजीर आजम समझना शुरू हो गया और ये निगरान चीफ मिनिस्टर अपने आप को समझते हैं ये चीफ मिनिस्टर है। ये सब इसका कसूर है। तो साहब ये मामला जो ये बहस थी कि ये किसका इख्तियार है, क्योंकि ये जो कानून बना दिया था जाती हुई असम्बली ने कि ये इलेक्शन कमीशन को दे दिया था, हर पार्टी की जा रही थी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो अब ये क्या आज जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं अदालत की तरफ से, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, फॉर एग्जांपल मैं नाजरीन के लिए पढ़ता हूँ, आपको तो पता ही है कि सदर इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बगैर कैसे तारीख का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने सदर से मशावरत ना करके आइन को दोबारा तहरीर किया है। तो अब ये सेटल हो गया है कि ऑब्जर्वेशंस की वजह से कि ये सदर का ही इख्तियार है कि अभी भी अदालत को चाहिए कि इस इबाम को रिटन फॉर्म में भी दें? नहीं, मेरा ख्याल है रिटन फॉर्म में देंगे। ये तो इशू बहुत इसमें गैर आईनी हुकूमत चलाई है, हुक्मरानी चलाई है। तो सर वो जो ये ऑब्जर्वेशन जो उत्तर मिनुल्लाह साहब की तरफ से, जज साहब की तरफ से आई है कि बादी नज़र में सदर भी, हुकूमत भी और इलेक्शन कमिश्नर सारे ही जिम्मेदार हैं इलेक्शन की डिले के। तो इलेक्शन कमिश्नर का तो आपने कह दिया, सदर के ऊपर भी आज काफ़ी ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि सदर ने जो है डेट क्यों नहीं खुद अनाउंस की, इतनी लेट क्यों लिखा और डायरेक्टली क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट किया और ये टाला इस मामले को। तो सदर इस हद तक कितने इसको आप उनको उन पर भी जिम्मेदार ठहराते हैं? सदर का भी मुआवजा होना चाहिए, पर वो असेंबली आएगी तो मुआवजा कर सकती है ना, पर होना चाहिए क्यों इस बात पे, क्योंकि वो आर्टिकल 48(5) बहुत क्लियर है, आपने पढ़ा ही है और कई दफा पढ़ा जा चुका है कि व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द असेंबली यानी नेशनल असेंबली ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फॉर होल्डिंग द इलेक्शन। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, नॉट लेटर देन 90 days।
एंड शैल अपॉइंट अ डेट। तो ये सदर का तो उसी दिन फर्ज था कि डेट अनाउंस करते कि ये 98 दिन की 88वें दिन की कर देते, 89th डे की कर देते, पर डेट अनाउंस कर देते कि भाई इस दिन हो गए इलेक्शन। ये 90 डेज से आगे नहीं स्ट्रेच करते। जो साहब आपने शुरू में बड़ा अच्छी बात आते सारी जो की है ना कि चीफ जस्टिस, पता चला है कि जी कोई चीफ जस्टिस आया है, तो इससे अब ये क्या एस्टेब्लिश हो गया है कि अगर अदालत, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहें तो इदारे एक दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। आज एक दिन के अंदर प्रेसिडेंसी ठीक हो गई, एक दिन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ठीक हो गए। तो ये मैसेज क्या निगरान हुकूमतों के लिए भी है, बाकी आईनी इदारों के लिए भी है? ये सबके लिए है जी, सबके लिए मैसेज है, के लिए। तो क्या फिर आगे क्या, जो ये जिन लोगों ने ऑलरेडी आइन शिकनी कर दी है, ये चलें, ये तो एक 90 दिन का मामला हो गया, जो 2 सूबों के इलेक्शन अभी 8 महीने हो गए नहीं हुए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, तो क्या सिर्फ ये एक, फिलहाल तो अदालत ने कहा है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करवा लें, फिलहाल हम तशरीहों पे नहीं जा रहे, मगर क्या इसी के साथ ही जिन लोगों ने वायलेट किया है उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई या किसी ना किसी का कोई एक्शन अदालत लेगी, या वो दूसरी इम्प्लीमेंटेशन वाले मुकदमे आएगा मामला? सदर के खिलाफ तो नहीं ले सकते। नहीं, सदर के खिलाफ नहीं, सदर के हुकूमतों का कर दूं, पहले हुकूमतों का नहीं, पहले इंडिविजुअल्स का देख लेना। सदर को तो मुकम्मल इस्तिस्ना है आर्टिकल 248 के तहत, वो कोई अदालत उसको तलब नहीं कर सकती व्हाइल ही इज अ प्रेसिडेंट। जब अलवी साहब हट जाएगा प्रेसिडेंटशिप से, फिर उसको प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये इस लम्हे नहीं किया जा सकता, पर सदर भी जिम्मेदार है, उसकी ड्यूटी थी, इनकी भी जिम्मेदारी है, इनकी ज्यादा ड्यूटी थी। जो साहब एक और अभी इबहाम है, क्या वो इस फैसले के बाद जो आज जिस तरह उन्होंने हुक्मनामा दिया है, क्या सेटल हो गया है या क्लैरिटी की अभी अदालत को क्लियर करने की जरूरत है? ये बहस जो चलती रही थी सूबों के जब इलेक्शन डिले हुए थे कि जी वो क्योंकि अब मरदमशुमारी वाला आ गया है, तो क्या वो मुकद्दम है कि 90 दिन की शिक जो है वो बिल्कुल कार्व्ड इन स्टोन है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, उसको नहीं रोका जा सकता? इसके लिए अदालत को क्लैरिटी मजीद देने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताऊं आमिर, ये बड़ा एक मौजूद किस्म का फैसला मैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता माह या में आया है, बल्कि या शायद सितंबर में आया, सितंबर अक्टूबर में आया है। वो ये है कि एलाबामा स्टेट, वहाँ हर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है सारे मुल्क के लिए, वहाँ हर रियासत जो है वो अपने कवानीन के तहत इलेक्शन कराती है, और हर रियासत इस तरह खुद मुख्तार है, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है अमेरिका का। अब ये डिस्ट्रिक्टिंग जिसको कहते हैं, या यहाँ हम कहते हैं हल्का बंदी, वहाँ डिस्ट्रिक्टिंग कहते हैं, रियासत में डिस्ट्रिक्ट, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं हर हल्के को, कॉन्स्टिट्यूंसी को। वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो बन रही थी, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी कि जिनमें दोनों में स्या फार्म, एलाबामा स्या फार्म वोटर्स की अक्सरियत थी दोनों में। उसको डिस्ट्रिक्टिंग को इस तरह किया उन्होंने, जो लोकल स्टेट की अथॉरिटीज थी, एलाबामा आपको याद होगा मार्टिन लूथर किंग भी ये बड़ा सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। अपार्थाइड थी वहाँ और सेग्रीगेशन थी, ये अभी भी एटीट्यूड चलता आ रहा है। उन्होंने जो किया, उन्होंने ये किया कि इस तरह लाइनें निकाली, जेरीमैंडरिंग जिसको कहते हैं, अभी की बात है कि एक सीट कालों की हो गई और एक सीट गोरों की हो गई, यानी गोरों को एक सीट दे दी गई जहां दोनों सीटों में से एक भी नहीं मिलती थी। अब इस पे डिस्ट्रिक्ट पे इस पे झगड़ा हो गया, स्टे हो गया, तो सुप्रीम को उधर से इलेक्शन का टाइम हो गया, टर्म असेंबली की जो थी उनकी कांग्रेस की हाउस की वो खत्म हो गई, एलाबामा की खत्म हो रही थी, और उन्होंने कहा कि जी जब तक ये डिस्ट्रिक्टिंग ठीक नहीं होती, यानी हल्का बंदी नहीं होती, उस वक्त तक हम इलेक्शन नहीं कराएंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, रियासत के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब डिस्ट्रिक्टिंग होती रहेगी, जो पोलिंग डेट कहीं ने लिखा हुआ है जितने अरसे में,
ये पोल उसी अरसे में होगा, ये दो हल्के बीच में ना आए, पोल उसी हल्के में उसी सारे रियासत में होगा। कोई हम नहीं रोक सकते कि इसमें हमने अभी वो करनी है, ये हल्का बंदी करनी है। तो आप बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये जो आर्गुमेंट था कि हल्का बंदियों की और सीसीआई का फैसला जो है उसकी वजह से 90 दिन की शिक आड़े आ सकती थी, तो इसकी क्लैरिटी है अदालत को, मगर मजीद इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरत है, कर देना तो कब इसी फैसले के अंदर इसी मुकदमे में होगा, या ये उसके लिए दूसरा जो 90 दिन की इम्प्लीमेंटेशन का केस चल रहा है उसमें होगा? ये नहीं, इसमें भी हो सकता है। इसमें बिल्कुल डेट फिक्सिंग का इशू जो है, यही इशू था अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने, वही इशू यहाँ आया है। स्टेट ऑफ अलाबामा वाला ये असूल यहाँ अप्लाई करेगा, और उसमें ये है कि ताखीर नहीं होनी चाहिए ना। जब इतने वाज़े, इतने अनएम्बिगुअस, इतने गैर मुबहम अल्फाज के व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द असेंबली ही शैल fix a date not later than 90 days for holding the election. अब fix a date, shall fix the date, president shall fix the date, not later than 90 days. इसमें किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ से आ गया तारीख फिक्स करने का? और अगर किसी कानून ने आइन से मुतसादम ये फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, तो ये मास्टर ऑफ फिक्सिंग द डेट तो नहीं कर सकता, वो तो प्रेसिडेंट ने करना है। उससे प्रेसिडेंट बुला के मशवरा कर सकता है, पर ये प्रेसिडेंट मशवरा करने के लिए बुलाता है तो ये जाता ही नहीं है। चौधरी साहब, इसमें एक और चीज भी है कि आपने कहा सदर का मुआवजा नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन के जो है कमिश्नर के खिलाफ एक्शन पॉसिबल है। और दूसरा यहाँ पे जो निगरान हुकूमतों सूबों की खासतौर पे जो कहती नहीं है, वो जो आईजी और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि जी हम फोर्सेस नहीं दे सकते, तो उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ कर सकती है या करना चाहिए। जी वो इशू भी आएगा, वो 90 डेज वाले में इशू आएगा, वो इशू जरूर उठेगा। पर वो दूसरा जो है केस जो आपने जिसका हवाला दिया भी है उसमें आएगा, क्योंकि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ही वाहिद वो बॉडी है जो कि पाकिस्तान में हुक्मरान रह सकती है। ये निगरानों का भी नाकाम हो गया मैं बिल्कुल नाकाम हो गया निगरानों का तजर्बा। आइंदा निगरान नहीं होने चाहिए, वही हुकूमत चलती रहे जो इनकम्बेंट हुकूमत है, जिसका सारी दुनिया में होता है, अब इंडिया में भी होता है, वो इंडिया के सूबों में भी यही होता है। वो चीफ मिनिस्टर वही रहता है, प्राइम मिनिस्टर वही रहता है, और उनके इख्तियारात जो सारे वो मनोहर सिंह गिल को चले जाते हैं, वो चीफ एग्जेक्टिव हो जाता है। वो शशांक था, वो चीफ एग्जेक्टिव था। चौधरी साहब, मगर ये जो आपका आर्गुमेंट है कि बिल्कुल वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होती ही नहीं है इंडिया में, फॉर एग्जांपल नहीं है, हुकूमत चलती है, मगर इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है। तो पहले ही यहाँ तो इशू है कि अगर ऐसा इलेक्शन कमिश्नर होगा जैसे कि ये मौजूदा हैं, जितनी कंट्रोवर्सी उन्होंने फैलाई है, तो फिर क्या इन इख्तियारात के साथ ही ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है तो ये हाल हो गया है, तो अगर ज्यादा इख्तियारात इनके पास आ जाएं तो पता नहीं क्या करेंगे ये। नहीं, उसके लिए करना ये चाहिए, मैं समझता हूँ एक मिक्स कर देना चाहिए कि ये चीफ एग्जेक्टिव हो और सेनेट में एक रिकोर्स हो टू चाहे मेजॉरिटी की स्ट्रेंथ से नहीं, वरना सेनेट भी एक तरफ एक पार्टी के लिए कर सकता है, बट एक हेज्ड मेजॉरिटी को रख के सेनेट की सुपरविजन भी इस पे रखी जा सकती है, अलॉन्ग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आपको डिपेंड तो करना पड़ेगा, पर ऐसा कोई आएगा तो सेनेट उसको रिमूव कर सके या उसका मुआवजा कर सके। सेनेट तो एग्जिस्ट करता है ना इस वक्त। सेनेट फरवरी में अगर इलेक्शन हो गया तो सेनेट सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि आधा सेनेट खत्म होना है मार्च की 12 तारीख को गालबन, तो वो सरवाइव कर जाएगा अगर ये इलेक्शन उससे पहले हो गया, क्योंकि फिर सूबाइयों के भी इलेक्शन हो गए। सूबाई असल में सूबे
की असेंबली या सेनेट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो भी सरवाइव कर जाएगा। तो ये एक अच्छी बात होगी। फरवरी की डेट हो गई है, बेहतर है। बट चौधरी साहब, आज के सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के बाद, जिस तरह आपने कहा कि पैगाम चला गया होगा या चले जाना चाहिए कि बाकी चीज़ें भी जो इलेक्शन की डिले के लिए या जेरी मैंडरिंग जो आपने कहा जारी है, उसके ऊपर भी तो फिर ये अदालत इससे ऊपर ये एक्शन ले सकती है, तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी ये पैगाम बाहर जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। उम्मीद नहीं किरण निकल आई उसकी? नहीं, किरण से जरा ज्यादा 2 किरणें निकल कि बेहतर हम तो कर सकते हैं कि अभी जो ये अपार्ट फ्रॉम ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेहतर इलेक्शन करने की उम्मीद हो सकती है ज्यादा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अब बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस भी हैं, जिनमें मतलब है पहले तो एजाजुल हसन और मुनीब और आयशा बीबी, जस्टिस आयशा, ये ज्यादा नुमाया थे। अब तो इनकी सफ़ों में जब या अफरीदी और अतर मिनल्ला और बंदो खेल साहब आके बैठेंगे, मशहूर अली शाह, तो ये मशहूर अली शाह ये आके बैठेंगे, तो ये ज्यादा एम्पावर्ड कोर्ट होगा। और मेरा ख्याल है दरारें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनकी सबकी निगाह इस पे है कि आइन के मुताबिक चलें और सिर्फ आइन के मुताबिक चलें। ये बड़ी बहस आपकी और हमारे यहाँ पे होती थी कि आपने चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब को बड़ी वो उम्मीदें लगाई और सबकी उम्मीदें थी। तो ये जिस तरीके से वो हेल्पलेस नजर आते थे, बेबस नजर आते थे, तो आज एक दिन की प्रोसीडिंग्स ने सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और अगर चीफ जस्टिस सेट करे तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जितना 1 साल से ये सारा ही पाकिस्तान की सियासत और मीडिया इसके घूम रहा था। मैं कहता हूँ आमिर, मैं और सरबत, मैं ये कहता हूँ कि मैं तो थ्रू आउट आपके सामने कहता रहा हूँ, मैं तो तस्लीम ही नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट को डिफाई कोई कर सकता। मैं तो तस्लीम ही नहीं करता था। ये तो उमर ने बड़ा ढीलापन दिखाया। मैं समझता हूँ कि बंदयाल साहब ने वो बस तारीखें डालते रहे, आखिरी महीना को केस लगाया ही नहीं, ये जो असल मुतनाज़ा केस थे। और बेंच सारा, मेरा ख्याल है, और बेंच ने साबित किया, 5 जजेस ने, जब 6 जज चीफ जस्टिस साहब चले गए तो एक पेशी में उन्होंने फैसला कर दिया और एक फैसला ऐसा किया जो आइन और कानून के मुताबिक है बिल्कुल। और इस पे बहस भी हो सकती है। आजकल चला हुआ मामला कि जी फौजी अदालतों नहीं होनी चाहिए, उनसे टेररिस्ट निकल जाएंगे। पर फौजी अदालतों का पिछली दफा आप देखें, जो 2015 से 2019 को लगी, उन्होंने 646 केसेस का फैसला किया। 646 केसेस, उनमें से 645 कन्विक्शन थी। 645 कन्विक्शन थी। एक कहते हैं मर चुका था तो उसका फैसला नहीं हुआ। चौधरी साहब, इसको बस क्विकली सम अप कर दें कि अभी आज उन्होंने कहा कि जनाब इसकी तशरीह के मामलात बाद में देखेंगे, पहले इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। कि एक दिन के नोटिस पे उन्होंने कहा जी कल हमारे पास लेके आए तारीख, तो वो तारीख अब चली गई है, कल ऑफिशियली उसको अनाउंस कर देंगे। व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? अब इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। नहीं, अदालत के अंदर से जो है कल की ये डेट अनाउंस करने के बाद फिर वो इसके ऊपर मजीद कुछ बहस होनी है, इसकी तशरीह करनी है उन्होंने, या हुक्मनामे के अंदर ये जो पॉइंट्स आपने अभी जिनका मेंशन किया कि अबहाम जो थे कि जनाब ये क्या इख्तियार किसका है और ये 90 डेज कितना मुकद्दम है, ये कल सारे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी? 90 डेज से तो मुनीर साहब की इलेक्शन की जजमेंट आ भी चुकी है, पर 90 डेज का इयादा करना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और उसकी तकरार होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम मुकाबिल के लिए निकाला। भी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे इंतखाबात का मामला भी है, सियासी जमातें भी हैं, सियासी इत्तेहाद के बारे से भी बात करेंगे। मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने रखेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से कौन से तौहीन आमेज कलमात कहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, आरिफ अलवी साहब अपनी औकात से बाहर हो रहे, मैं नहीं, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। भाई ये ख्वाजा साहब की खैर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, उनकी जो है अक्सर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सख्त अल्फाज थे मगर बड़े ही पोलाइट वर्ड्स में जो है ये जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पास की हुई है कि सदर के ऑफिस का तकद्दुम रखते हुए, पर उन्होंने जो प्रेसिडेंट साहब ने उन्होंने खुद भी अपना इख्तियार कोई तरह ख्वाजा आसिफ साहब जो है अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, मगर उनका जो मफहूम था सदर साहब भी यही मानते थे कि उनका इख्तियार नहीं है, जब वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे थे कि वो नहीं लेट किया है। समझ नहीं पा रहे थे वो। मैं समझता हूँ कि अल्फाज के चुनाव पे मुझे ज्यादा एतराज़ है, मफहूम तो सदर साहब भी यही बात है। सही है, मैं सरकारी बाबुओं पे आऊंगी मगर एक सवाल और भी आमिर साहब आपसे करना चाह रही हूँ, आपकी छोटी सी इजाजत के साथ। आप और एतजाज साहब ये बात कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी मुआवजा होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, अगर उनका मुआवजा होता है इलेक्शन से पहले होता है तो फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन मुंतखब करेगा? नहीं, इलेक्शन से पहले तो मुआवजा हो ही नहीं सकता ना, उसके लिए पूरी पहले तो पार्लियामेंट कंप्लीट होगी, पार्लियामेंट की फिर वो 2/3 मेजॉरिटी टाइप चाहिए होती है, वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। वो इतना जब तक नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो प्रेसिडेंट का भी टेन्योर जब तक ये है कि नई गवर्नमेंट, उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वैसे ही होने वाला है, तो वो ये कोई प्रैक्टिकली करना कोई तकरीबन नामुमकिन है। मगर वैसे जो इतना ही काफ़ी है, जो आज जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस पास कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, समझदार आदमी के लिए ये इतना ही सबक काफ़ी होता है। सही है, ठीक है। जब तक नदीमुल हक साहब पाइट चेयरमैन हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी बात करेंगे, मगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकारी बाबों की तनख्वाहों वाला। आमिर साहब हमारे वो पंजाबी में कहते हैं, लुट गए मर गए सब कुछ हो गया, कोई पैसा नहीं, ढेला हमारे पास नहीं है। मगर ये निवासियात कहाँ से और किस तरह से हो रही हैं फिर? जी, ये दो आज की मज़ेदार खबरें हैं। एक तो ये है कि अदालतें जब खुद बीच में इसके अंदर इसका हिस्सा बन जाती हैं तो फिर चेक वो बिल्कुल ही नहीं रहता। तो पहले मैं थोड़ी सी अदालतों से शुरू होता हूँ कि खबर छपी हुई है कि जी 11 हाईकोर्ट के, लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने सब ने अर्जी दी हुई थी बग़ैर इंटरेस्ट के, सूद के बग़ैर जो है किसी किस्म का मुफ्त 3 करोड़ 20 लाख रुपए का घर ख़रीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना वो उनको ये कर्जा मुयसर था। तो 11 के करीब जजेस ने अप्लाई किया था, दो ने बड़ी मेहरबानी की है, शर्म खा के अपनी अर्जी वापस ले ली है। तो ये भाई आप आम आदमी को ये सहूलत क्यों नहीं मुयसर, ये टैक्स पेयर को ये सहूलत क्यों नहीं मुयसर है? तो ये गवर्नमेंट भी जो है ना यही ब्यूरोक्रेसी उनको रिश्वत के लिए ये देती ताकि उन पर खुद फिर जो है एक अल्ले तरल्ले चलते रहते हैं। पहले ही ये नदीमुल हक साहब आ जाए अगर पाइट के तो उनसे वो ले लेंगे कि ये रिपोर्ट कर चुके भी हैं कि ये जो खर्चे हैं जो गवर्नमेंट के हैं, जो पहले ही हमारे GORs हैं, कमिश्नर के बड़े बड़े घर हैं, डिप्टी कमिश्नर के बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर घर हैं, नौकर चाकर धोबी घाट तक घरों के अंदर होते हैं। तो वो एक सिलसिला है और वो चलता जा रहा है कि हम वो बता देते हैं, अपनी तनख्वाह से बताते हैं मगर अपने पर्क्स नहीं बता दे। आमिर साहब जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है। 7 लाख से 11 लाख, आप इतने लाख का इजाफा कर रहे हैं। वो जो है ये एक आर्गूमेंट रहता है कि इसके अंदर शायद वो थोड़ी सी जान भी हो कि जो प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी बड़ी, अगर आपने लाइक लोग लेके आने हैं तो कई दफ़ा देने की ज़रूरत होती है, मगर इसका कई दफ़ा बेजा इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं पूछता तो उनको ले आते हैं, एक बहाना होता है। मगर एक एटीट्यूड है, एक रवैया है, एक तरीक़ाकार है और एक टाइमिंग है। इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को ये मैसेज दें कि जनाब हम आपके साथ ये गैस के जो 173% कीमतें बढ़ा दी हैं और ये जो बिजली के पर यूनिट जो है कल भी 1.5 रुपये बढ़ गया है, तो ये चीज़ें जो बढ़ रही हैं तो हम आपका दर्द शेयर करते हैं। देखिए हम भी बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं, हम भी अपने खर्चे कम कर रहे हैं, तो ज़रूरत उस बात की थी कि मैसेजिंग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जबकि आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और टैक्स पेयर पहले ही रोता है, ख़ासतौर पर सैलरीड क्लास जिसका सोर्स पे कट जाता है, तो उनको फिर ये जब इस तरह की ये देते हैं, इसकी तफसील मौजूद है, तो वो आप पैगाम क्या दे रहे हैं अवाम को? तो उसके साथ जब वो नजर आता है, तबकाती तकसीम है ना अवाम के सामने, ये तबकाती तकसीम है, वो मरात या तबका है ना। तो सबसे ज्यादा तो ये था, ये कई दफा ये कोशिशें हो चुकी हुई हैं, हर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जनाब हम आए तो हम अपना खर्चा कम करेंगे, मगर देखते ही हैं कि प्रेसिडेंसी का भी खर्चा बढ़ जाता है, PM का भी, गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट का ही बन जाता है, फिर उसके अंदर हमने सफेद हाथी पाले हुए हैं। कुछ डिपार्टमेंट जो हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन ऑफिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हो
गया, या कुछ लाडले होते हैं जिनकी तनख्वाहें डबल ट्रिपल होती हैं, तो बाय द वे वो भी इसका फायदा उठाते हैं बाद में। नहीं, वो बड़ी करते हैं और वो बोनसेस भी करते रहते हैं। और साथ में एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आ जाता है कि ये क्योंकि पॉलिसी खुद ही बनानी होती है, पहले पॉलिसी बना लेते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स का इस्तेमाल जो है जी वो बहुत बेजा होता है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे मयूद्दीन वानी साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, हमने उसकी बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने सरकारी गाड़ियां, ख़ास तौर पे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में इधर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है सरकारी व्हीकल्स का, जिसका मुंह उठाता है वो इस्लामाबाद और कराची गाड़ियां लेके फिर रहा होता है। उन्होंने हर गाड़ी के ऊपर की शनाख्त हो ये लिखवा दिया कि जनाब ये टैक्स पेयर की मलकियत है और ये आपकी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ताकि अगर कोई बेगम साहबा उसको मार्केट में लेके जाएं और नज़र आए कि जी सब्ज़ी खरीदती पा रही हैं या बच्चों को गाड़ी स्कूल लेके जा रही हो, तो लोग निशानदही कर सकें। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा स्टेप है। मगर हो क्या रहा है सूबों में और वफाक में होता क्या है कि इन्होंने कहा कि जी अच्छा हम गाड़ियों का मिसयूज़ ख़त्म करते हैं। ऐसा है कि बजाय इनको कि गाड़ियाँ दें, फिर उनकी मेंटेनेंस भी दें, फिर ड्राइवरों को भी खर्चे दें, हम इनको टोटल पैसे दे देते हैं कि गाड़ियों के इवज़ जो है ना, अब हमारे से ये पैसे ले लें, अमाउंट ले लें, ये अमाउंट हर महीने। तो एक फिक्स ले लिएगा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका यूरोप में ऐसे ही होता है कि उन्होंने जो आपको पैकेज देते हैं, इवन के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है उसका कोई डेजिग्नेटेड हाउस नहीं है। अच्छा। उसको सिक्योरिटी वगैरह तो अपनी एक देते हैं, सीक्रेट सर्विस होती है, मगर एक उसका एक टोटल पैकेज है, उसी के अंदर से गुजारा करता है। इस तरह ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना उन्होंने बजटिंग करनी होती है। वो अगर आप इस तरह की फिल्में देखें जो बरतानिया की जो कि प्राइम मिनिस्टर की दिखाई जाती हैं, उसमें अक्सर वो अभी रिसेंटली जो मार्गरेट थैचर की एक सीरीज आई है, वो घर में खुद शाम का खाना बनाती थी, तो उनको अपनी बजटिंग करनी पड़ती है। ओबामा साहब का एक इंटरव्यू चल रहा था कि जी बजटिंग करना, वो टूथपेस्ट अपना लाते थे, तो बड़ी अच्छी बात हुआ। हमारे साथ मौजूद है जी नदीम। देखिए जी, बहुत सिंपल बात है, आपने जो कॉलोनियल निजाम पाला हुआ है, जबकि गोरे यहाँ पे थे उनको घर मिलता था या मराहत मिलती थी, वो हमारा निजाम हमने बदला नहीं, बल्कि बहुत बढ़ गया। उस जमाने में गाड़ियाँ नहीं थी, अब गाड़ियाँ भी हैं, फिर और 1000 चीजें हैं जो कि करते हैं। हमने इस पर पूरी किताब लिखी हुई है कि जी इनके जो सरकारी घर हैं, गाड़ियाँ हैं, फिर नौकर हैं, फिर फ्री बिजली है, फिर बोर्ड मेंबरशिप्स हैं, फिर इनकी रिलेशनशिप्स डोनर्स हैं जिनसे ये पैसे लेते हैं और फिर बाद में उनके पास चले जाते हैं। ये 1000 चीजें जिसको ठीक करनी चाहिए। जो MP1 स्केल की बात है वो तो बहुत थोड़े बंदे हैं और उनकी तनख्वाह पिछले मेरा ख्याल 10 साल से नहीं बढ़ी, तो उनको इन्होंने अब थोड़ी सी बड़ी मुश्किलों से दी है, वो भी कम दी है। पिछले साल जो सिविल सर्विस को अपने ग्रेड को एग्जीक्यूटिव सर्विस जो है उसको इन्होंने PAS को 150% एक बार दिया था, फिर 35% दिया था। तो ये जो है कि ये करते हैं कि जी हमारी कैश तनख्वाह बहुत कम है, पर इनकी पर्क्स को ये नहीं नजर देते। जैसे जजों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा दी है पर पर्क्स उनके ज्यादा हो गए, तो हमें जो जोर लगाना है पर्क्स पे, क्योंकि जो पर्क्स हैं वो एक तो वेस्ट है, दूसरी जो सरकारी जमीन जो शहरों के अंदर है वो हमारी दौलत है, वो सोने से बड़ी दौलत है। उस दौलत को हम जाया कर रहे हैं कि घरों की खातिर, इनकी याशियों की खातिर। उस जमीन पे आपके मॉल्स, होटल, सब कुछ बन सकता है और माशाल्लाह आपका सारा डेट रिड्यूस हो सकता है, पर इस तरफ वो बात जाने नहीं देते, बिकॉज वो कहते हैं ये छोटी बात है। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल हर शहर के अंदर सबसे बड़ी जमीन इनकी है, इसको हमें सोचना चाहिए। और सिविल सर्विस रिफॉर्म अगर आप नहीं करेंगे तो मार्क माय वर्ड्स आपने तरक्की कभी नहीं करनी। ये जो कॉलोनियल सिविल सर्विस है इसको मॉडर्न जमाने का पता ही कुछ नहीं, जो फीते वाली फाइलें चलाती है और फीते वाली फाइलें सेक्शन ऑफिसर से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ये इस मुल्क को मार रही है। हमने इसका हिसाब लगाया, परमिशन साल जो NOC जिनके हैं इस मुल्क को मार रहा है। अब खुदा के वास्ते इसका रिफॉर्म कोई हुकूमत लीड ले और इसका रिफॉर्म करे। मैं मानता हूँ आसान रिफॉर्म नहीं है, तवील रिफॉर्म है, पर इसको पहल करनी पड़ेगी। नदीम, आप 20 साल से एफर्ट कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट आदा करती है, मजदूरी वो आती है तो ब्यूरोक्रेट बाबुओं ने करना होता है, ये उसको होने नहीं देते, कैसे करें? नहीं जी, वो इसलिए नहीं होने देते, खान साहब को भी कहा था कि ये ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करते हैं, ये एक नेक्सस है, वो इनको अपने काम करके देते हैं, जो उनको काम करके देते हैं, करप्शन का नेक्सस है। ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल होना चाहिए, पर ब्यूरोक्रेसी ये नहीं कि एक इम्तिहान दे गया। ब्यूरोक्रेसी जैसे बाकी मुल्कों में कोई इम्तिहान नहीं है, आप अगर इम्तिहान लेना भी है तो आप GRE ले लें, कई इंटेलिजेंस टेस्ट है, यू डोंट हैव टू स्टूपिड एग्जाम जो गोरे ने लगाया था बहुत पहले, 200 साल पहले, उस एग्जाम को आप अबॉलिश करें।
ट्रेनिंग भी इनकी अबॉलिश करें। ट्रेनिंग सिर्फ रियल एस्टेट की चीज़ है और कुछ नहीं है। ये ट्रेनिंग इनकी सबसे फजूल ट्रेनिंग होती है। आप भी वहाँ जाते हैं, मैं भी जाता हूँ पढ़ाने, वो बिल्कुल यूजलेस है। उसको खत्म करें। यूनिवर्सिटीज में आके ट्रेनिंग है, यूनिवर्सिटीज में आके खेले। ये बड़ा रिफॉर्म बहुत बड़ा है, इसको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री उनको हायर करें। बहुत अच्छा किया। बस इस पे हम प्रोग्राम करते रहेंगे और आपको ये तकलीफ देते रहेंगे। आप अपना एफर्ट जारी रखें, हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया मैं समझता हूँ इस टॉपिक को बड़ा इग्नोर करता है। आपकी बड़ी बड़ी आला रिपोर्ट्स होती हैं जो कि उस तरीके से उसकी इश्तहार नहीं किया जाता, उन पर डिबेट नहीं किया जाता और पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनता, इसलिए इनको कोई रोकने वाला नहीं है। सो हम अपने बरादरी से भी इल्तिजा कर सकते हैं और आपको ये बिल्कुल सराहते हैं कि आप रिसर्च जारी रखें, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े ज़रूरी हैं जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही लास्ट कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मेरा मेरा ख्याल नदीमुल हक साहब ने सब कर दिया कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद किए जाएं और यूनिवर्सिटियों में भेजें, वहीं से पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, इस तरह मामला चल जाएगा। यूनिवर्सिटियों के हालात वैसे बड़े खतरनाक है, मैं मजीद बात नहीं करूंगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।